देखो सवाल नंबर 19। प्रश्नावली 6C सवाल नंबर 19। ध्यान दो इधर। कह रहा है एक शंकु है जिसका अर्ध शीर्ष कोण नियत रहता है। यदि इसकी ऊंचाई में 2% की वृद्धि होती है और इसके आयतन में सन्निकट वृद्धि ज्ञात करना है। तो अब शंकु है ये शंकु है। यहां पे इसका केंद्र रहेगा। केंद्र से जो सीधा ऊंचाई को हम मिलाएंगे ना, ध्यान देना, क्योंकि जब शंकु बनता है तो ये चीज को ध्यान में रखो, ये जो पूरा कोण होता है ना, यहाँ से मतलब जब बीच वाली लाइन न खींचे हो, जो पूरा कोण होता है उसी को शीर्ष कोण कहते हैं। समझ लो एक त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज, अगर बीच वाली लाइन यहाँ से यहाँ मिला दे पूरा एक त्रिभुज ही तो बन रहा है, और ऊपर का जो कोण है उसी को हम शीर्ष कोण कहते हैं। तो हमें लेना है अर्ध शीर्ष कोण। क्या लेना है? अर्ध शीर्ष कोण। इसलिए देखो हमने उसका आधा कर दिया है। जब आधा कर दिया तो इतना लेना, और अर्ध शीर्ष कोण हम क्या मान ले रहे हैं? अल्फा। क्या मान लिया जाए? तो तुरंत हम लिखेंगे माना नियत अर्ध शीर्ष कोण बराबर क्या जी? अल्फा। ये नियत है, इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है, ये याद रखे रहना। और त्रिज्या इसकी मान लो क्या? आर। ऊंचाई मान लो क्या? यच। मतलब ये यच और ये आर। सवाल में एच में परसेंटेज एरर दिया गया है, अर्थात प्रतिशत वृद्धि दी गई है। किसमें? एच में। हमको तब आर से कौनो मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन जब हम आयतन का सूत्र लिखेंगे तो आयतन में हम ये पाएंगे कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यही होता है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब सोचने वाली बात है, आर भी आ रहा है सूत्र में, तो आर को कहां लेके जाएंगे? आर को हम किस में बदल लेंगे? एच में, इस अर्ध शीर्ष कोण के नियम से हो जाएगा। तो क्या होगा? कुछ दिया है तो उसके बारे में नहीं दिया, चलो ठीक है, नहीं दिया तो ठीक है, बढ़ते हैं आगे। दिया है या इसलिए पहले कर लें, नाम लिखो यहाँ पे ए, यहाँ पे ओ, और यहाँ पे बी, और यहाँ पे सी। तो समकोण त्रिभुज, बात नहीं, समकोण त्रिभुज किसमें? ए ओ बी में। हो गया ना? तो ध्यान से देखना, tan अल्फा निकालते हैं सीधे सीधे। बराबर सूत्र क्या जानते हो tan अल्फा का? लंब बट्टे कर्ण जानते हो? आधार जानते हो? अच्छा चलो, याद कर लियो कुछ। लंब बट्टे आधार। हो गया ना? अब इसमें लंब रखना है और आधार रखना है। लंब क्या है, आधार क्या है? वैसे अगर त्रिभुज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हमारा ए ओ बी कुछ इस तरह से बन रहा है। बन रहा है ना? इधर ए, इधर बी, और इधर ओ। तो ये आधार है नीचे वाला, और ये लंब है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, ये कोण के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो कोण क्या है? अल्फा है ना? और कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, और कोण से लगी सीधी रेखा क्या होती है? आधार होती है। इसका मतलब लंब है ओ बी, आधार है ए ओ। तो tan अल्फा बराबर लंब हो गया ओ बी। ओ बी का मान क्या है? आर, और ये ए ओ। मतलब tan अल्फा बराबर मिल गया आर बटे
एच, एच का इधर गुणा करा दो, एच टेन अल्फा बराबर क्या मिल गया, आर, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इतना तो काम हमने पहले कर लिया जो अर्धशेष कोण दिया गया था उससे। अब आगे क्या करना है ये देखो, दिया है कुछ चीजें और दी गई हैं सवाल में। क्या दिया है जी, जो दिया उसकी ओर बढ़ो। कह रहा है ऊंचाई में प्रतिशत वृद्धि, ऊंचाई में प्रतिशत वृद्धि, ऊंचाई में प्रतिशत वृद्धि। अब प्रतिशत वृद्धि से परिचित हो चुके हो, तुमको क्या मानना है। प्रतिशत वृद्धि माने कहें तो उसे त्रुटि है ना, और ऊंचाई को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एच से। तो अब सोनू बताओ प्रतिशत वृद्धि को किससे प्रदर्शित किया जाएगा। तो डी बट्टे एच गुणे 100, डेल्टा नहीं बोलना है यहाँ पे क्योंकि अवकलन करना है हमको। बराबर कितना है, इसकी वैल्यू 2 है। कितना है जी, 2। मतलब जहां ये मिल गया उसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। इसी पे छोड़ा जाए, भाग दे के बदल लेंगे सवाल को इसी रूप में, जैसे पीछे में एक बदला था सवाल को। हो गया ना। अब किसमें प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है जी, आयतन में। तो आयतन में प्रतिशत वृद्धि माने तो क्या कहेंगे इसको, dV/V इंटू 100 इज इक्वल क्वेश्चन मार्क। निकालना है, नोट कर लो तब आगे बढ़े। अब देखो इधर आयतन में प्रतिशत वृद्धि निकालना है, इसलिए आयतन का सूत्र लिखना पड़ेगा। और किसका आयतन, शंकु है ना, तो शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पहले तो इसमें आर की वैल्यू रखो तुम। समीकरण कहां से, 1 से। आर की वैल्यू दिख रही है एच टेन अल्फा, V बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर माने तो एच टेन अल्फा का स्क्वायर और इंटू क्या है एच, मतलब 1/3 पाई, उसके बाद ये एच स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा इंटू एच। फाइनली V बराबर आ गया 1/3 पाई टेन स्क्वायर अल्फा और उसके बाद h³ इक्वेशन नंबर इसे मान लो 1। हो गया ना। उसके बाद देखो h के सापेक्ष अवकलन, सोचो क्यों h के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, क्योंकि इधर देखो dh दिया गया है और dv पूछ रहा है, तो v है तो dv dh मिलना चाहिए हमको, तो इसलिए हम h के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। तो dv dh इधर हो जाएगा और इधर जितने अचर हैं सब बाहर निकलेंगे। 1/3 तो अचर ही है, पाई अचर ही है, टेन स्क्वायर अल्फा भी अचर है, दिख रहा है। और इधर ddh ऑफ केवल किसका हो जाएगा, h³ का 1/3 पाई टेन स्क्वायर अल्फा, घात आगे आएगी और घात में से 1 घट जाएगा। ये देखो कट गया ना, दिख रहा है। ठीक है, ये बाकी नोट कर लियो ना इधर। अभी देखो 3 में से 1 घटेगा, तो पाई टेन स्क्वायर अल्फा इंटू क्या बचा एच स्क्वायर, और इधर अगर dv को रोकें तो कौन चला आया जी, इधर dh भी इधर चला आया और इसको माना जाए इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि परसेंटेज इधर निकालना है इसलिए भाग देना होगा दोनों का, जैसा हमने पहले सवाल में किया। ठीक है, ठीक है, चल 2 और 3 कर लेते हैं। अब समीकरण 3 में भाग देना है इसका, समीकरण 2 का। तो 3 में इधर है dv और 2 में इधर है v, मतलब dv/v।
3 में है तुम्हारा ऊपर पाई tan स्क्वायर अल्फा और उसके बाद h स्क्वायर इंटू BH और नीचे 1 में क्या है जी 1/3 पाई tan स्क्वायर अल्फा और इसको h क्यूब को h स्क्वायर इंटू h लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। पाई tan स्क्वायर अल्फा से पाई tan स्क्वायर अल्फा कट गया, h स्क्वायर से h स्क्वायर भी कट गया ना। और 3 देखो नीचे था तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो इसमें और हम 100 से गुणा भी कर लेते हैं तुरंत ही, फिर एक लाइन बढ़ने लगेगा अभी। तो dv/v गुणे 100, ये क्यों 100 से गुणा कर रहे हैं, परसेंटेज इधर में बदलने के लिए। अभी तो ये सापेक्षिक त्रुटि है ये। अब बट्टे क्या हुआ बराबर 3 ऊपर चला गया और बचा था dh/h और गुणे क्या हो गया 100। तो इसकी वैल्यू दी गई है, कितना दिया है 2 बराबर कितना परसेंट 6%। ये dv/v का अर्थ क्या है, आयतन में प्रतिशत वृद्धि बराबर कितना परसेंट जी 6%। बस यही सिद्ध करना। अगर केवल वृद्धि पूछा होता कल की तरह, जैसे कल वाले सवाल में हम लोग पढ़े, तब खाली dv निकालते, ओनली dv, तब न तो भाग दिया जाता और न ही तुम्हारा 100 का गुणा किया जाता। तब उसमें dh का मान सवाल में पहले से ही दिया होता, या जो परसेंटेज दिया गया था उससे हम dh की वैल्यू निकालते। ठीक, जैसा कि तुम्हारा सन्निकट वाला पूछा था, इसमें 14 नंबर में, 15 नंबर में और किसमें 18 नंबर में। 14, 15 और 18 इन सब में तुम्हारा सन्निकट वृद्धि ही पूछा है। और बाकी तुम्हारा 16 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया और बस 16, 17 और 19 इसमें प्रतिशत वृद्धि पूछा है। जब केवल वृद्धि पूछेगा तब dv निकालना है, dv याद रखे रहना। चलो अभी ध्यान दो। अब पेज संख्या 239, एग्जाम्पल नंबर 7, इसको देखना है। कह रहा है कि एक त्रिभुज है जिसमें भुजा C और कोण C अचर हैं, अर्थात इनमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। याद रखे रहना, सीधी सी बात। ठीक है, तो कह रहा है शेष अवयवों में शेष ये अल्प परिवर्तन होता है, तो एक चीज सिद्ध करना है हमको। अब चूंकि त्रिभुज ABC में कोण जो होते हैं AB व C, ध्यान दो इधर, तथा भुजा AB व C, माने तो कोण को कैपिटल लेटर, भुजा को स्मॉल लेटर, समझे। अब क्या करना है, इतना तो जानते हो, इसलिए किस रूल से, साइन रूल से। साइन रूल क्या कहता है, a/sin A बराबर b/sin B बराबर c/sin C और बराबर होता है k। हो गया ना। अब चूंकि भुजा C व कोण C क्या है, आ जाओ, अचर है, इसलिए ध्यान से देखना, DC इज इक्वल क्या होगा, क्यों DC 0 होगा, DC माने परिवर्तन या वृद्धि, यही तो है, DC मतलब परिवर्तन या वृद्धि। क्योंकि जब हम डेल्टा C पढ़ते हैं तो इसी को तो परिवर्तन या वृद्धि कहते हैं, लेकिन हम यहाँ पे अवकलन के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं, अर्थात वृद्धि या परिवर्तन अति सूक्ष्म होगा, तो इसीलिए हमने D लगा दिया डेल्टा की जगह। और चूंकि इसने कहा कि अचर है और अचर पदों में कोई परिवर्तन होता है
नहीं होता है। तो अचर पद में अगर परिवर्तन की बात की जाती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 0। अगर कहीं हमको डीसी मिला तो हम उसको रख सकते हैं। अब इसमें सी और साइन सी यहाँ पे लेने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा या कोई महत्व नहीं होगा, क्योंकि वो अचर पद है। इनका अवकलन जैसे ही करोगे ये क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। हो जाएगा ना? हमको लेना कौन कौन सा है? पहला वाला, दूसरा वाला और ये जो के लिखे उसको। तो एक बार पहले के बराबर के मानोगे, एक बार दूसरे के बराबर, क्योंकि समीकरण बनाना है। समीकरण के लिए कितने पक्षों की आवश्यकता होती है? 2 पक्षों की आवश्यकता होती है, याद रखते रहना। तो अब क्या करोगे इधर? इसलिए a बट्टे साइन ए बराबर किससे? के से। तो इसको a बराबर क्या करोगे जी? के साइन ए। बात मत करो, लेके जाओ बाहर फटाक से। अब ध्यान देने वाली बात है, a बराबर आ गया के साइन ए। तो अब इसमें अवकलन किसके सापेक्ष करें? किसी के सापेक्ष करो, दोनों ठीक है। ए के सापेक्ष कर दो, चाहे तुम इस कैपिटल ए के सापेक्ष कर दो, दो ही चीजें तो है इसमें, क्योंकि के अचर पद है, कोई मतलब नहीं है उसका। बचा कौन? एक ए बचा और एक कैपिटल ए बचा। इन्हीं में अल्प परिवर्तन हो रहा है। कहा क्या सवाल में कि भुजाएं हैं और कोण है, सी और कोण सी अचर है, जबकि बाकी दोनों में अल्प परिवर्तन हो रहा है। तो इन्हीं के सापेक्ष अवकलन होगा, चाहे तुम ए के सापेक्ष करो, चाहे तुम कैपिटल ए के सापेक्ष करो। तो अगर स्मॉल ए के सापेक्ष करते हो तो साइन ए का अवकलन करने के बाद डी ए लिखना पड़ेगा, और अगर इसके सापेक्ष करते हो तब यहाँ पे नहीं लिखना होगा, यहीं से हमारा काम चल जाएगा। इसलिए हम किसके सापेक्ष कर दें? कैपिटल ए के सापेक्ष कर देते हैं। स्मॉल ए के सापेक्ष भी करोगे तब भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो कैपिटल ए के सापेक्ष अवकलन, तो अभी एक ध्यान देने वाली बात है, मतलब डी डी ए ऑफ ए बराबर के बाहर डी डी ए ऑफ किसका? साइन ए। तो यहाँ पे तो ये डी ए हो जाएगा और बराबर के इंटू इसका क्या हो जाएगा जी? साइन ए से कॉस ए हो जाएगा। हमको लाना क्या है? डी ए बटे कॉस ए लाना है, डी ए बटे कॉस ए। देख रहे हो? अर्थात इसको नीचे बुलाओ, इसको उधर भेज दो। तो डी ए वो उधर से गुणा से किस में आएगा? इधर भाग में, और इधर भाग है जो उधर कहां चला जाएगा? गुणा में चला जाएगा। इक्वेशन नंबर 1। फिर तथा दूसरा लिया जाए b बट्टे साइन b बराबर के से, है ना? ठीक है, b बराबर के साइन b। तो इसमें किसके सापेक्ष अवकलन करें? किसके सापेक्ष होगा? b के सापेक्ष। तो डी डी बी ऑफ b, के अचर पद है, बाहर कर दोगे, डी डी बी ऑफ किसका? साइन b। तो ये डीबी हो जाएगा, और नीचे के है साइन का अवकलन, कॉस भी हो जाएगा, माइनस साइन का कॉस होता है। डीबी बट्टे कौन चला आएगा जी? कॉस बी बराबर के इंटू डीबी। इक्वेशन नंबर 2। अब जो प्रूफ करना है हमें, प्रूफ ये करना है कि डी ए अपान कॉस ए प्लस डीबी अपान कॉस बी बराबर 0। माने तो ध्यान से समझो, डी ए बट्टे कॉस ए और डीबी बट्टे कॉस बी को प्लस में करना होगा। दोनों समीकरणों को जोड़ लिया जाए। अब जोड़ने के बाद इधर मिलेगा के डी ए प्लस के डी बी। अब इसका मान शून्य कैसे होगा, अभी इसको हम लोग देखते हैं। नोट करो जल्दी से। ध्यान देना, ये साइन रूल है त्रिभुज का। अच्छा 11 में इसको पढ़े होगे, साइन रूल और कोसाइन रूल। तो ये साइन रूल लगा हुआ है इसमें। अब देखो, ध्यान से देखना, समीकरण
1 प्लस समीकरण 2, दोनों को जोड़ना है ना, तो जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, dA बटे cos A है। आ जाओ, इसमें इधर वाला जोड़ लेना है dB बटे cos B, और इसके इधर है KdA, और उसमें कौन जुड़ जाएगा, KdB। अब इसकी चर्चा छोड़ो, ये सवाल में भी है, इसमें से K कॉमन किए तो क्या बचा, dA प्लस dB बचा ना। तो अब एक चीज ध्यान देना है, ये शून्य कैसे हुआ ये देखो, क्योंकि हम लोग जानते हैं A प्लस B प्लस C बराबर 180 है। अल्प परिवर्तन करने पर कहा है सवाल में ना, अल्प परिवर्तन हो जाता है। जब अल्प परिवर्तन होगा तो सबके सामने D लगेगा या डेल्टा लगेगा, तो चूंकि हम डेल्टा तो लगाएंगे नहीं, यहाँ पे अवकलन कर रहे हैं इसलिए D लगाएंगे। तो dA प्लस dB प्लस dC बराबर D 180। ऐसा ही तो होना चाहिए कि जब तुम तीनों कोणों में कुछ ना कुछ परिवर्तन करोगे तो इधर भी परिवर्तन होना चाहिए। अब सोचो, कुछ चीजें तुम्हें दे दी गई हैं, DC की वैल्यू पहले ही 0 दे दिया क्योंकि कहा गया वो अचर है। और एक बात बताओ, तुम किसी भी त्रिभुज के कोण में चाहे जितना भी परिवर्तन कर लो, क्या उसका योग 180 से 181 हो सकता है, चाहे 179 हो सकता है, नहीं हो सकता है। फिक्स है वो 180, अर्थात वो भी अचर है, तो 180 में कोई बदलाव आएगा, नहीं आएगा। अर्थात D 180 भी 0 और DC भी 0, बचे कौन, dA प्लस dB। DC की वैल्यू 0 सवाल में दी गई, हम अपने मन से नहीं कर रहे हैं। D 180, हमको पता होना चाहिए कि 180 एक अचर पद है। 180 फिक्स है अचर पद, 180 मान कभी 181 होता है क्या, नहीं होता है, 0 होगा ये भी। तो क्या बचा, dA प्लस dB बराबर 0, तो इसलिए बराबर क्या हो गया जी, K गुणा 0। अतः सिद्ध हो गया dA अपॉन cos A और प्लस dB अपॉन cos B इज इक्वल 0। ध्यान दिए रहना, नोट कर लो। कहने का मतलब, त्रिभुज के कोणों में चाहे जो भी परिवर्तन कर लो, उसके योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए अचर पद के सामने, चाहे किसी स्थिरांक के सामने जब भी डेल्टा लगता है तो उसकी वैल्यू शून्य हो जाती है। क्या होती है, शून्य। इसीलिए तुमने देखो पढ़ा होगा अवकलन में, जैसे ये 3x का अवकलन क्या पढ़ते हो तुम, मान लो 3x स्क्वायर का अवकलन क्या पढ़ते हो, 3 को बाहर निकाल देते हो, खाली x स्क्वायर का अवकलन कर देते हो ना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था। वास्तव में इसका अवकलन जानते हो कैसे हुआ था, फर्स्ट इंटू सेकेंड पे हुआ था। किस पे हुआ था, फर्स्ट इंटू सेकेंड पे, माने फर्स्ट को रखो ddx ऑफ सेकेंड का और प्लस सेकेंड को रखो और ddx ऑफ किसका, फर्स्ट का। जब इसका हमने अवकलन किया तो अचर पद होने के कारण क्या हो गया, शून्य हो गया, क्योंकि अचर पदों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और x स्क्वायर के साथ 0 का गुणा, देखो ये पूरा पद ही खत्म हो गया था, खाली यही हमको दिखता है। तो हम लोग छोटा सा नियम बना लिए कि अचर पद को बाहर कर दो, बाकी फलन का अवकलन कर दो, समझ गए। लेकिन मेन प्रोसेस हमारा वही था गुणा वाला, कि फर्स्ट को रखो सेकेंड का अवकलन, सेकेंड को रखो फर्स्ट का अवकलन, हो जाएगा ना। ये याद रखे रहना, अचर पदों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए उनके सामने जैसे ही डेल्टा लगा या डी लगा, उनकी वैल्यू क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, चाहे कोई भी अचर पद हो, चाहे कोई भी स्थिरांक हो। ये फिक्स है, नोट कर लो इसको। बाकी चीजें होंगी कल, अगला चैप्टर कल शुरू करेंगे। इसमें जितना बताना था बता चुके हैं। कल की जो हम लोग क्लास पढ़ेंगे उससे तुम्हारा एक सवाल फिक्स रहेगा, याद रखे रहना। बाकी तुम लोग को जानना, पढ़ना चाहते हो नहीं पढ़ना चाहते हो।